नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायनोमोमीटर्स क्या होते हैं। देखिए, थ्योरी ऑफ मशीन में ब्रेक्स के चैप्टर में ही हम डायनोमोमीटर्स पढ़ते हैं। बेसिकली डायनोमीटर्स जो है वो ब्रेक्स ही होते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य ब्रेक्स से हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। यानी इनका जो पर्पस है, इनका जो यूज है वो ब्रेक की तरह तो काम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये एक अन्य उपयोगी कार्य या अन्य उपयोगी सूचना प्राप्त करने में भी यूज किया जाता है। वो सूचना क्या होती है, इंफॉर्मेशन क्या होती है? जैसे मान लेते हैं इंजन है या बिजली की कोई मोटर है, हमने डिजाइन की और वो डिजाइन के हिसाब से उसको बनाया और चलाया, तो हमें ये कैसे पता लगे, ये कैसे मालूम हो कि वास्तव में एक्चुअली वो कितनी पावर पैदा कर रहा है? कौन? जो हमने डिजाइन किया, प्राइम मूवर यानी एनर्जी पैदा करने वाला, जैसे इंजन या बिजली की मोटर। तो किसी भी इनको बोलते हैं जो किसी मशीन को सबसे पहले चलाने के लिए जो चीज चलती है मशीन में, चाहे इंजन होगा चाहे बिजली की मोटर होगी, वही चलेगी सबसे पहले, तो वो कितनी पावर पैदा कर रही है। अर्थात पावर मेजरमेंट के लिए, शक्ति को मापने के लिए हम डायनेमोमीटर्स को यूज करते हैं। तो डायनेमोमीटर्स जो होते हैं बेसिकली ये ब्रेक, इनका जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो मूल सिद्धांत है वो ब्रेक वाला ही है, लेकिन कुछ कैलकुलेशन करते हैं जिसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि जिस शाफ्ट पर ये कसा हुआ है या जिस शाफ्ट पर ये डायनोमीटर लगा हुआ है वो कितनी एनर्जी हमें दे रही है या कितनी पावर हमें दे रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपसे कोई पूछता है कि डायनेमोमीटर्स क्या काम आते हैं, तो डायनेमोमीटर्स किसी भी प्राइम मूवर या किसी भी शाफ्ट की आउटपुट पावर कितनी है उसको मेजर करने के काम आते हैं। ये जो डायनेमोमीटर्स है दो तरह के हो सकते हैं, एब्जॉर्प्शन टाइप और ट्रांसमिशन टाइप। देखिए होता क्या है बेसिकली, थोड़ा सा मैं यहां पहले समझा देता हूं आपको कि एक ये शाफ्ट है जो घूम रही है, इंजन से है, इंजन की शाफ्ट घूम रही है, हमें नहीं पता इस पर कितनी पावर आ रही है, हमें इस पावर को नापना है। तो उसको नापने के लिए डायनेमोमीटर नाम की युक्ति जो है वो इस पर लगानी होती है, फिर उस पर कुछ बल लगाए जाते हैं। तो जो शक्ति या पावर शाफ्ट में आ रही थी, यदि मैंने डायनेमोमीटर लगा दिया और सारी शक्ति वो डायनोमीटर खुद ही खा गया, यानी खुद ही अवशोषित कर गया और ऊष्मा में बदल दिया, आगे उपयोग के लिए एनर्जी नहीं भेजी, यानी ऊर्जा को या पावर को नापने में ही पावर खर्च हो गई, आगे यूज के लिए नहीं आई, तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन टाइप। यानी जो डायनोमीटर जिसको हमने, जिस प्रकार के डायनोमीटर को हमने यूज किया और वो जो उसको जो एनर्जी मिल रही थी जिसको नापना था, वो नापने में उस एनर्जी को खर्च कर गया, कंज्यूम कर गया और वो एनर्जी बाहर नहीं भेजी, यानी एक तरह से उसने अपने आप में अवशोषित कर ली, इसलिए वो एब्जॉर्प्शन टाइप है। दूसरे प्रकार के होते हैं कि डायनोमीटर पावर को नाप लेता है लेकिन उस पावर को कंज्यूम नहीं करता है, अपने में अवशोषित नहीं करता है, आगे ट्रांसमिट कर देता है कि उसको आगे अन्य मशीनों को चलाने या मशीन के अन्य पार्ट्स को चलाने में यूज कर सके, इसलिए हम उनको बोलते हैं ट्रांसमिशन टाइप डायनोमीटर्स। आज हम यहां पर एब्जॉर्प्शन टाइप में रोप ब्रेक डायनोमीटर पढ़ेंगे। देखिए यहां ब्रेक शब्द आ गया। ब्रेक शब्द का मतलब बिल्कुल क्लियर है, जैसे मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि ब्रेक का मतलब सीधा सा ये है कि घूर्णन की गतिज ऊर्जा को एब्जॉर्ब करना है, ठीक है, इसीलिए ये एब्जॉर्प्शन टाइप डायनोमीटर में रोप ब्रेक डायनोमीटर। अब इसकी संरचना समझते हैं। संरचना बहुत बहुत सिंपल है। ये शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर मैंने एक पुली लगा दी जिसको हम क्या बोलेंगे यहां पर, ड्रम। ये क्या है? ड्रम है। ये व्हाइट कलर का क्या है? ये ड्रम है। जैसा मैंने ब्रेक ड्रम बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ड्रम थोड़ा अंदर से चैनल टाइप बना हुआ होता है, जैसे यो पुली होती है। तो इसके ऊपर मैंने क्या किया, ऊपर जिस शाफ्ट पर ये लगेगा उसके ही मशीन के किसी भी स्ट्रक्चर पर मैंने एक रस्सी बांधी, रस्सी यो लाया और इस ड्रम के ऊपर से इस तरह से लपेटी 2-3 चक्कर और नीचे लटका दी। सिंपल संरचना है बिल्कुल। रस्सी है यानी रोप है, ये कॉटन की हो सकती है, सूती हो सकती है,
तो इसलिए इसको हम बोलते हैं रोप डायनोमीटर। क्लियर है चीज? अब ये जो रस्सी ऊपर वाला पार्ट था, इसमें बीच में मैंने एक स्प्रिंग बैलेंस लगा दी, यानी कमानी तुला। स्प्रिंग बैलेंस आपने देखी होगी, लैब में एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे। जैसे या एक बुल वर्कर आता है, एक एक्सरसाइज का आता है, तो जब हम खींचते हैं तो स्प्रिंग खींचती है। तो ठीक इसी तरीके से जब ये रस्सी नीचे खींचेगी तो स्प्रिंग में रीडिंग आएगी। स्प्रिंग में ये सुई घूमेगी इस मशीन में, स्प्रिंग बैलेंस में, ये हमें बताएगी कि इस रस्सी में कितना बल पैदा हो रहा है। यानी सीधी सी बात है, ये स्प्रिंग बैलेंस हमें क्या बताएगी? स्प्रिंग बैलेंस हमें बताएगी कि जब ये ड्रम घूमता है, जैसे मैंने बैंड ब्रेक्स बताए थे उस लेक्चर में मैंने बताया था, या पुली बेल्ट ड्राइव का चैप्टर पढ़ते हैं, जब पुली घूमती है तो एक साइड की बेल्ट टाइट होती है, दूसरे साइड की बेल्ट लूज होती है, तो यानी टेंशन बढ़ेगा। जब टेंशन बढ़ेगा तो ये स्प्रिंग की जो सुई है ये कोई ना कोई रीडिंग देगी। जब ये रीडिंग देगी तो वो सीधी सी बात है, वो क्या रीडिंग दे रही है? इस रस्सी में कितना तनाव है। ठीक है, फिर ये रस्सी यूं घूम कर आई, इसके दूसरे सिरे पर मैंने एक डेड वेट का मतलब एक लोहे का बाट इस पर लटका दिया, जिसका वजन कितना है? W। कितना है? W। ठीक है, डेड वेट ये एरो से दिखाया, नीचे लग रहा है। कार्य कैसे करता है? शाफ्ट मान लेते हैं यूं घूम रही है, शाफ्ट यूं घूम रही है तो ड्रम भी यूं घूमेगा। ड्रम यूं घूमेगा तो ये नीचे वाली रस्सी को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, लेकिन ये वेट इसको रोक कर रखेगा, अर्थात इसमें तनाव होगा। और इस वेट के कारण पूरी रस्सी खिंची हुई होगी तो तनाव इसमें भी होगा, लेकिन रस्सी और पुल्ली के बीच में घर्षण है, इसलिए ऊपर की रस्सी और नीचे की रस्सी में तनाव अलग अलग होगा। यहां तक क्लियर है? W ज्यादा होगा और स्प्रिंग की जो रीडिंग आएगी वो कम होगी। एक चीज तो ये तो इसकी संरचना। लेकिन जब ये घूमेगा, कौन घूमेगा? ड्रम, जिसको हम ब्रेक ड्रम भी कह सकते हैं। ये किस पर लगा हुआ है? जो शाफ्ट है जिस पर हमें पावर नापनी है, उसके ऊपर एक पुल्ली है जिसको हम ड्रम बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब ड्रम के ऊपर रस्सी कसेगी और ड्रम घूमेगा तो रस्सी घर्षण के कारण गर्म हो जाएगी और जल जाती है। इसलिए हमें इस जो पुल्ली है इसके पीछे की तरफ से खोखली होती है, उसमें पानी की सप्लाई भी करनी पड़ती है ताकि ये ठंडी रहे। क्लियर है चीज? तो ये तो इसकी संरचना है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो W यहां पर क्या है? डेड वेट जो इस सिरे पर मैंने लटकाया है। S क्या है? स्प्रिंग की रीडिंग है जो इसमें आएगी, वो सीधा बल को दर्शाती है, जिसको मैंने लिखा है न्यूटन में। D क्या है? D ये जो व्हाइट कलर से मैंने जो वृत्त दिखाया, यानी ड्रम का व्यास है, किसमें? मीटर में। और स्मॉल d क्या है? स्मॉल d है रस्सी का कुछ ना कुछ व्यास होगा, वो रस्सी का व्यास है मीटर में। N क्या है? इस ड्रम की कह लो चाहे इस शाफ्ट की कह लो, चक्रों की संख्या प्रति मिनट, यानी RPM। N RPM है। यहां तक क्लियर है? तो अब हमें इसमें कितनी पावर पैदा हो रही है वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए पावर का सूत्र आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। पावर का सूत्र होता है घूर्णन गति के लिए आघूर्ण इंटू कोणीय वेग, ये पावर का सूत्र होता है। ठीक है, ये आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। तो यहां पर अब आघूर्ण कौन लगा रहा है? स्प्रिंग का बल ऊपर की तरफ S और W वेट नीचे की तरफ। तो आघूर्ण कितना होगा? बल गुणा घूर्णन केंद्र से लंबवत दूरी कितनी होगी? अगर इसका व्यास D है तो ये कितना हो गया? D/2 हो गया। लेकिन इसका इफेक्टिव व्यास कितना होगा वो मैं यहां समझा देता हूं। मान लेते हैं E। क्लियर है चीज? तो ये कितना होगा? ये ड्रम है और ये ड्रम के ऊपर रस्सी है। ये ड्रम के ऊपर रस्सी है, मैं जानकर थोड़ी मोटी दिखा रहा हूं। ये ड्रम के ऊपर रस्सी है, तो इसका इफेक्टिव व्यास यानी इसका रस्सी का केंद्र बिंदु में बीच में मानूंगा तो कितना हो जाएगा? देखिए ये पूरा ऐसे ही यहां पर होगा, ऐसे ही यहां पर होगा। इफेक्टिव व्यास प्रभावी जो वृत्त होगा इसके बीच का होगा, इसका ठीक आधा। तो हम यहां से यहां तक का व्यास लेंगे। यहां से हम कहां से कहां तक का व्यास लेंगे? देखो
इसके ठीक मध्य बिंदु से, रस्सी की मोटाई के मध्य बिंदु से और यहाँ रस्सी की मोटाई के मध्य बिंदु से, यानी यहां से यहां तक। तो ये कितना होगा? ड्रम का व्यास कितना लिखा है मैंने यहां पर? ड्रम का व्यास लिखा है d, यानी यहां से यहां तक कितना है? d। और d/2 ये स्मॉल d/2 ये, क्योंकि इसका रस्सी की मोटाई का आधा, ऐसे रस्सी की मोटाई का आधा इधर से, यानी कुल प्रभावी व्यास कितना हो गया? d प्लस d। इसका मतलब ये प्रभावी त्रिज्या कितनी हो गई? इसका आधा। तो ये बल कितना आघूर्ण लगा रहा है ऊपर की तरफ? s गुणा ये बल गुणा दूरी लंबवत। ये बल कितना लगा रहा है? w गुणा ये लंबवत दूरी। ठीक है, ज्यादा कौन सा मैंने बताया, जब ये यूं घूम रहा है तो W ज्यादा होगा, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो ये घर्षण के कारण इसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, W नीचे लगेगा। तो ये बल ज्यादा है, ये बल कम है, अर्थात शुद्ध आघूर्ण कितना होगा? इसके कारण पैदा आघूर्ण क्लॉकवाइज, इसके कारण पैदा आघूर्ण एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें से इसे घटाएंगे। तो वो मैंने यहां पर लिखा W इंटू डी प्लस डी, सॉरी ये आधा होगा, हाफ, क्योंकि त्रिज्या होगी ये आधा। ठीक है, तो W माइनस S। तो देखो W का आघूर्ण क्या हुआ? W इंटू डी प्लस d/2। इसका आघूर्ण कितना हुआ? S इंटू डी प्लस d/2। डी प्लस d/2 मैं रिपीट कर रहा हूं क्या है? से वो केवल ये त्रिज्या है। तो बल गुणा लंबवत दूरी माइनस बल गुणा लंबवत दूरी कॉमन है तो मैंने अलग लिख दी। ठीक है, पावर का सूत्र मैंने बताया आघूर्ण गुणा कोणीय वेग। आघूर्ण में ये निकाल चुका हूं यहां पर, ये पूरा आघूर्ण है। कोणीय वेग क्या होता है? यदि आरपीएम में चक्रों की संख्या प्रति मिनट दी गई है तो कोणीय वेग होता है 2πn/60। ध्यान दीजिए, यदि ये मिनट में दिया है, प्रति मिनट कितने चक्कर लगा रहा है, तो 60 से भाग देते हैं। तो मैंने ओमेगा से भी गुणा कर दिया, ओमेगा का मान 2πn/60। क्लियर है चीज? फिर मैंने इसको सरल किया, 2 से 2 कट गया, ये आगे W माइनस S इंटू डी प्लस डी, 2 से 2 कट गया, πn/60। पावर यानी कार्य करने की दर, यानी ऊर्जा प्रति सेकंड, जिसको वाट में बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम ये बता सकते हैं कि इस शाफ्ट ने कितनी पावर पैदा करी, ये इतनी पावर पैदा। चूंकि हमने इस पर ब्रेक लगाकर पता करी है, इसलिए हम इसको ब्रेक पावर भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से, कितनी छोटी सिंपल सी युक्ति के द्वारा हमने शाफ्ट कितनी वास्तव में कितनी पावर हमें दे रहा है वो पता कर लिया। एक मुख्य बात यहां पर ध्यान देने लायक है, जो गौर से समझनी भी चाहिए, कि इन दोनों के बीच में घर्षण है। रस्सी और ड्रम या पुल्ली के बीच में घर्षण है, लेकिन सूत्र में कहीं भी घर्षण नहीं आता। क्लियर है चीज? तो घर्षण कम या ज्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी कैलकुलेशन पर। तो इस तरह से आज हमने समझा कि डायनोमोमीटर क्या होते हैं, उसमें एब्जॉर्प्शन टाइप क्या होते हैं और ट्रांसमिशन टाइप क्या होते हैं, और उसमें भी हमने विस्तृत तौर पर डिटेल में समझा कि रोप ब्रेक डायनोमोमीटर किस तरह से कार्य करता है तथा उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है। धन्यवाद।